बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एएस लेवल अकाउंटिंग, इसका कोड है 9706। उसका मई जून 2018 का पेपर 1 जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट्स करता है, इसको करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसके अलावा 2020 विंटर समर और 2019 विंटर समर, ये पेपर भी आपको क्रैचिंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे फोल्डर वाइज मिलेंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम अपने लेक्चर का स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20 से करेंगे और क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि अ बेकर रिसीव्स वन ऑर्डर फॉर 350 लॉफ्स ऑफ ब्रेड, कि 350 लॉफ्स ऑफ ब्रेड जो है वो उसने ऑर्डर करी, बेकर ने उस ऑर्डर को रिसीव किया। विच कॉस्टिंग मेथड विल द बेकर यूज़, कौन सा कॉस्टिंग मेथड जो है बेकर यूज़ करेगा। तो देखिए, लॉफ्स ऑफ ब्रेड जो है नॉर्मली बेकर के पास ये स्टैंडर्डाइज किस्म की जो लॉफ्स बनाते हैं ब्रेड की, उसकी कोई स्पेसिफिकेशन कस्टमर वाइज नहीं होती। नॉर्मली बेकरी के ऊपर आप भी गए होंगे, बेकरी पे जाने के बाद जब आप लॉफ्स ऑफ ब्रेड के ऑर्डर्स देते हैं तो वो उनकी अपनी स्पेसिफाइड होती हैं और वो सबको बेच रहे होते हैं। नॉर्मली बेकरी के अंदर ये नहीं होता आप जाकर कहें कि जी मुझे तो इस किस्म की जो है लॉफ्स ऑफ ब्रेड चाहिए, तो फिर वो अगर आप स्पेसिफाइड करेंगे अपने ऑर्डर्स को और उसे बताएंगे कि मुझे ख़ास किस्म की लॉफ्स ऑफ ब्रेड चाहिए, तो फिर क्या होगा, फिर वो जॉब कॉस्टिंग के अंदर चला जाएगा। जब हम जॉब कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ हम बात करते हैं कस्टमर स्पेसिफिकेशन की। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंसल्टेंट हो गए, इनके सारे क्लाइंट्स जो हैं वो स्पेसिफाइड। आप अगर अपना घर बना रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरा आदमी जो बना रहा है घर उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यू हैव योर ओन आइडियाज़, आपको अपने हिसाब से बनाना है। तो जो कंस्ट्रक्टर, जो बिल्डर आपका घर बनाएगा, वो फिर उसके लिए जॉब कॉस्टिंग होगी। यानी हर जॉब जो है वो अलग से एक कस्टमर स्पेसिफाइड जॉब है। तो ऐसी तमाम चीज़ों के लिए जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हैं हम। इसी तरीके से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, जितनी भी हर कंपनी, चाहे उसका ताल्लुक किसी से हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, या कंपनी की अगर हम बात करें, अगर वो ऑडिटेड अकाउंट्स कराने जा रही है कि उसके अपने अकाउंट एक्सटर्नल ऑडिटर से ऑडिट कराने हैं, तो कॉस्टिंग मेथड जो है फिर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड ही नॉर्मली यूज़ होता है। तो ये तो फिर हर कंपनी यूज़ कर रही होती है। अब इसके अंदर रहते हुए आप और कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, जैसे तो ये वाला पार्ट भी नहीं है। वो कहता है बेकर कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज़ करेगा। तो देखिए, नॉर्मली यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, यूनिट कॉस्टिंग को भी समझ लें। यूनिट कॉस्टिंग का मकसद है कि अगर हम कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसकी ग्रेडिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव एन एग्जांपल कि आप क्वालिटी वाइज अगर आप देखें तो आप डिफरेंट चीज़ें अगर बाईसाइकिल आप लेने के लिए जा रहे हैं, या आप गारमेंट्स को उठा लें कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म की क्वालिटी ग्रेडिंग वाइज है कि यार अगर तो लो क्वालिटी की चीज़ें चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, और अगर आपको हाई क्वालिटी की चीज़ें चाहिए उसी प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए तो आपको वो भी मिल जाएगा। शूज़ आप देख लें, शूज़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो प्राइस के हिसाब से उसकी ग्रेडिंग हुई भी होगी। आप ज्वेलरी शॉप के ऊपर चले जाएं तो ग्रेडिंग के हिसाब से जब हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं तो उसको फिर यूनिट कॉस्टिंग कहते हैं। बैच कॉस्टिंग क्या होती है, जो एक्चुअली इसका जवाब है 20 का जो राइट आंसर है वो बैच कॉस्टिंग है। बैच कॉस्टिंग के अंदर हम ये करते हैं कि हमारी एक स्टैंडर्ड किस्म की प्रोडक्ट होती है। लाइक बेकरी के सिलसिले अगर हम देखें तो लॉफ्स ऑफ ब्रेड का जो 350 का ऑर्डर है, तो एक्चुअली हम तो एक स्टैंडर्ड किस्म की ब्रेड बनाते हैं, लेकिन जब कोई ऑर्डर आता है हमारे पास इस किस्म का, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, अलग से एक बैच बना के, यानी 350 के लिए अलग से हम सेटअप बनाए। मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि कोई सिंगल ऑर्डर आ गया तो उसके लिए बैच कॉस्टिंग हम यूज़ करेंगे। नॉर्मली बड़े टाइप के होते हैं, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर अगर आप चले जाएं तो रेडीमेड गारमेंट्स जो है उसके अंदर भी क्या होता है कि एक अच्छा खासा हाई क्वालिटी, मतलब उसके नंबर्स ज़्यादा होते हैं, और वो नंबर ज़्यादा करके हम क्या करते हैं कि जब हम ऑर्डर को प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है, मशीनरी का सेटअप होता है उसके अंदर, कि आपको उस स्पेसिफिक ऑर्डर के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लाइक ये 350 लॉफ्स ऑफ ब्रेड जो है इसके लिए ओवन की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो एक पूरा प्रोसेस होगा इस बैच को करने के लिए। तो यहाँ पर इस किस्म की चीज़ें जो होती हैं, बेकरी हो गई आपकी, रेडीमेड गारमेंट्स हो गया आपका, या फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बन रही होती हैं उनके बैचेस बन रहे होते हैं, वो भी इसको यूज़ करती हैं।
तो इस किस्म की जगहों के ऊपर फिर हम बैचेस के हिसाब से करते हैं। और बैच का लफ्ज़ इसलिए आया है कि वो पर्टिकुलर ऑर्डर आपको बनाने के लिए पूरा एक सेटअप करना पड़ेगा, मशीन सेटअप करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इस 20 का जो राइट आंसर है वो फिर बैच कॉस्टिंग आपका जो है वो राइट आंसर है, यानी बी चॉइस हम कह सकते हैं कि हमारी राइट चॉइस है। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी कि उसके रीज़न क्या है। जॉब कॉस्टिंग कस्टमर स्पेसिफाइड होती है। यूनिट कॉस्टिंग जो है वो ग्रेडिंग के अंदर जब मटेरियल हम बना रहे होते हैं क्वालिटी के हिसाब से, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट होंगे तो वहाँ यूज़ करते हैं नॉर्मली। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैंने बताया कि वटेवर आप जो कुछ कर रहे हैं आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती क्या है, जिसमें हम फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का एक पोर्शन जो है वो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर पास ऑन करके नेक्स्ट पीरियड के अंदर ले जाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है ऐसे अकाउंटिंग लेवल अकाउंटिंग के अंदर, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर आपके कंसेप्ट सही नहीं है तो कुछ इसके प्रीवियस पेपर्स भी मैंने, जो पेपर 2 है वो भी मैंने कराए हैं, उसमें मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस भी है। नॉर्मली जो ये वाले सवाल होते हैं मल्टीपल चॉइस में, इसमें आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, तो आप उसको जाके देख सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट के अंदर कोई इशू है तो। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने देखा कि बैच कॉस्टिंग हमारी जो है फिर राइट आंसर है, यानी बी चॉइस। 21 में आते हैं, बिजनेस पेज ए सेल्समैन अ बेसिक सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन हाउ मच ही सेल्स। तो वो एक तो बेसिक सैलरी देता है उसको और एक देता है कमीशन, जिसके ऊपर कमीशन ये है प्लस कमीशन बेस्ड ऑन हाउ मच ही सेल्स, कि वो जो कुछ बेचेगा उस पर एक बेसिक सैलरी, तो चाहे वो अगर ना भी बेचे तो उसको एक बेसिक सैलरी तो मिलेगी, लेकिन वो जो देगा, इसका मतलब है बेसिक सैलरी का ताल्लुक जो है वो इस बात से नहीं है कि वो कितना बेचता है और कितना नहीं बेचता। इफ़ इट डजंट सेल एनीथिंग इन अ मंथ then definitely he will be receiving the basic salary. So basic salary तो एक तरीके की आपकी फिक्स कॉस्ट हो गई, लेकिन अब वो मज़ीद जो बेचेगा उस पर आप कमीशन देंगे तो ये वेरिएबल हो गया। तो इसका मतलब है सेमी वेरिएबल, ना तो ये फिक्स्ड है क्योंकि फिक्स जो है वो तो बेसिक हो गई, लेकिन कमीशन जो मिलेगा वो फिर वेरिएबल है आपका, कि डिपेंड करता है कि हाउ मच यू सेल, तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो इसका मतलब है इस किस्म की कॉस्ट जिसमें एक फ़िक्स एलिमेंट भी हो और एक वेरिएबल भी हो, उसको हम सेमी वेरिएबल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका है उसके अंदर आपकी राइट चॉइस भी है। फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, इट डजेंट चेंज, लाइक हमारे वाले केस में बेसिक सैलरी है। स्टेप कॉस्ट का मकसद ये होता है कि एक सर्टेन एक्टिविटी लेवल के ऊपर जो है कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होती। से फॉर एग्जांपल अगर हम 1000 यूनिट बनाते हैं और उस पर हमारी कॉस्ट अगर चेंज नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही हम 1000 से क्रॉस करते हैं तो हमारी कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं स्टेप कॉस्ट। तो 21 की राइट चॉइस आपकी सेमी वेरिएबल बन गई। उसके बाद 22 में आ जाएं, विच कॉस्ट इज़ ट्रीटेड एज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ए मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी, कि अगर मोटर ट्रांसपोर्ट कोई कंपनी है तो उसके सिलसिले के अंदर उसके पास वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी। तो एडवर्टाइजिंग, देखें एडवर्टाइजिंग का ताल्लुक तो इसी से ही है कि पूरी वेरिएबल है कि आप करना चाहें तो एडवर्टाइजिंग करें, आप नहीं करना चाहें तो एडवर्टाइजिंग ना करें। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है ख़ास तौर पे, क्योंकि इसने बात करी है मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो इस सूरत में अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मोटर ट्रांसपोर्ट तो नॉर्मली फिर उसमें आप देखते होंगे कि इतनी पब्लिसिटी नॉर्मली मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर नहीं होती। तो जो उसकी डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो देखते हैं और क्या क्या दी हुई है। ड्राइवर इंश्योरेंस, अब ड्राइवर इंश्योरेंस तो फिक्स होगा, ड्राइवर इंश्योरेंस जो है फिक्स्ड इस तरीके से होगा कि नॉर्मली जो है वो इंश्योरेंस आपको ड्राइवर का कराना ही कराना है। आप अगर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस कि ड्राइवर गाड़ी कम चलाता है, ड्राइवर गाड़ी ज़्यादा चलाता है, उसका इंश्योरेंस आपको कराना है, तो ये फ़िक्स कॉस्ट है। और अगर हम थोड़ी देर के लिए एडवर्टाइजिंग को भी समझें मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी में, तो ये भी कोई वेरिएबल इस लिहाज से आप इसको भी फिक्स कह सकते हैं। नॉर्मली होता ही है कि मोटर ट्रांसपोर्ट अगर कंपनी है और वो एडवर्टाइजिंग कर रही है, उसने कोई तो साइन बोर्ड किसी जगह के ऊपर ले लिया है जिस पे उसकी पब्लिसिटी हो रही है, या वो सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिसिटी, लाइक करीम और उबर की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, तो उसका ताल्लुक इस बात से नहीं होता कि ये वेरिएबल का लिंक इस तरीके से नहीं होता। समटाइम्स की कंपनीज जो है, जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो इसको फिक्स कॉस्ट भी ट्रीट करती है कि यार ये तो फिर हमारा एग्रीमेंट है कि पूरे साल हमें जो
ये एडवर्टीज़मेंट करानी ही करानी है। ये साइन बोर्ड के पैसे अगर हमने दे दिए किसी जगह पे पूरे साल के, तो वो अब देने ही देने हैं। अगर किसी मंथ के अंदर हमारे पास इनकम कम होती है या ज़्यादा होती है, तो उसका इस एडवर्टाइजिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसलिए समटाइम्स ये मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर इसको फिक्स कॉस्ट पे ट्रीट कर सकते हैं। डिपेंड करता है किसी भी कॉस्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर कि वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर और नेचर फिर हमें बताती है कि वो वेरिएबल है, वो फिक्स्ड है उस पर्टिकुलर केस के अंदर या क्या है। लेकिन एक कॉस्ट बहरहाल ऐसी है, व्हीकल लाइसेंस लाइसेंस आपको लेना ही लेना है। इस बात का ताल्लुक नहीं आप पूरे साल गाड़ी ना चलाएं, पूरे मंथ गाड़ी ना चलाएं, लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। तो ये भी फिक्स कॉस्ट है। अलबत्ता फ्यूल जो है ये फिर आपका प्योर वेरिएबल है। तो 22 के अंदर अगर हम सी देखें, तो 22 का जो सी है वो फिर पूरा आपको लगेगा कि हाँ यार ये वेरिएबल है, क्योंकि मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर वो खर्चा जो जब ये एक्टिविटी होगी तो ही वो खर्चा होगा, उसके अलावा ये खर्चा नहीं होगा। गाड़ी चलेगी तो आपको फ्यूल चाहिए, और गाड़ी नहीं चलेगी तो आपको फ्यूल नहीं चाहिए। एडवर्टाइजिंग में मैंने बताया आपको कि साइन बोर्ड हमने ले लिया है पूरे साल के लिए, अब गाड़ियाँ हमारी खड़ी हुई हैं लेकिन एडवर्टाइजिंग के पैसे हम दे रहे हैं, तो वो फिक्स्ड हो गया। फिर वहाँ पे आके ड्राइवर इंश्योरेंस मैंने समझाया आपको कि ड्राइवर इंश्योरेंस जो है वो तो आपको इंश्योरेंस के पैसे देने ही देने हैं। ड्राइवर अगर कुछ हो जाता है ड्राइवर को, गॉड फॉरबिड, तो फिर उस सूरत में उसका इंश्योरेंस जो है होना चाहिए ड्राइवर का। अब वो गाड़ी नहीं चला रहा है, किसी महीने गाड़ी नहीं चलाई, तो भी ये पेमेंट तो आपको करनी है। व्हीकल लाइसेंस की पेमेंट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है। 23rd के अंदर आते हैं। एडम इज पेड $4 पर आवर एंड हिज एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 500 यूनिट्स पर वीक, के 500 यूनिट्स पर वीक जो है वो बनाता है। ही इज़ आल्सो पेड ए बोनस $1 फॉर एवरी 20 परफेक्ट यूनिट्स मेड अबव द टोटल ऑफ 500। 500 यूनिट्स तो उसे हर वीक बनाना ही है, और $4 पर आवर जो है उसको पेमेंट मिलती है। तो ये तो नॉर्मल उसकी पे है। लेकिन अगर वो $500 से 500 यूनिट्स से ज़्यादा यूनिट्स बनाएगा, परफेक्ट माने उसमें ख़राब नहीं होने चाहिए, तो उसको फिर हर 20 यूनिट्स के ऊपर $1 जो है वो कंपनी पे करेगी, एडम को पेमेंट होगी। इन 1 वीक ही वर्क फॉर 40 आवर्स, एक वीक में उसने 40 घंटे काम किया, एंड मेड 880 यूनिट्स, और उसने 880 यूनिट्स बनाए, बट 40 वर फॉल्टी एंड वर स्क्रैप। लेकिन उसमें 40 जो है वो फॉल्टी थे और स्क्रैप थे। तो इसका मकसद है 880 में से ये 40 तो आप निकाल दें पहले। 840 बचा आपके पास। 840 में से 500 तो उसको बनाने ही बनाने थे, ये भी हटा दें। ये तो उसको नॉर्मल काम करना ही था, इसी बात के पैसे मिल रहे हैं। तो ये 340 जो है ये उसने ज़्यादा बनाए, और 340 जो उसने ज़्यादा बनाए, हर 20 के ऊपर उसको $1 मिलेगा। तो इसको 20 यूनिट से डिवाइड करते हैं। तो 340 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूं, $340 divided by 20 multiplied by 1, I get $17। तो ये 17 जो है इसका बोनस हो गया, ये इसको बोनस मिला। और 40 आवर्स उसने काम किया, 40 आवर्स को हर आवर्स के उसको $4 मिल रहे हैं, तो 160 ये हो गया। तो 160 के अंदर 17 को प्लस कर दें, क्योंकि ये बोनस हो गया उसका 177। एक्चुअली उसको जो एडम की जो पेमेंट होगी $177 की होगी, और वो क्यों होगी वो हमने देखा अभी। तो ए चॉइस के अंदर 177 दिया हुआ है, तो 23 के अंदर हमारी जो राइट चॉइस बनती है फिर वो ए चॉइस बनती है। और वो क्यों बनती है, लॉजिक बहुत सिंपल है। 40 आवर्स उसको काम करना था, नॉर्मली 8 आवर्स पर डे होता है, 5 डेज इन अ वीक। 40 आवर्स इस तरीके से निकले कि 8 आवर्स इन अ डे एंड 5 डेज इन अ वीक। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 5, 40 आवर्स। ये तो उसको काम करना ही करना था, और 500 यूनिट्स उसको नॉर्मली बनाने थे। ही इज़ एक्सपेक्टेड कि वो इतने यूनिट्स बनाएगा। ओवर एंड अबव 500 से जो बनेंगे उसमें से जो फॉल्टी नहीं होंगे उसके ऊपर हर 20 के ऊपर उसको $1 दिया जाएगा। वो हमने कैलकुलेशन करके देखा। तो ए चॉइस हमारी राइट चॉइस है। 24 में आते हैं।
A business values their inventory using the average costing method. के average costing method इस्तेमाल करके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करता है. द इन्वेंट्री ऑन 1 जून 2017 वाज 100 यूनिट्स वैल्यूड एट 2.40. के ओपनिंग इन्वेंट्री उसके पास 100 यूनिट्स थी मल्टीप्लाइड बाई 2.40. तो ये कितने बन गए ज़रा देखें इसको. 100 मल्टीप्लाइड बाई 2.40 240. $240 की ओपनिंग इन्वेंट्री थी. उसके बाद एवरेज कॉस्टिंग मेथड क्या होता है. एवरेज कॉस्टिंग मेथड ये होता है कि हर जो भी आप यूनिट्स खरीदेंगे हर नए यूनिट्स की कॉस्ट को जो आपके पास पुराने यूनिट्स पड़े हुए थे ओल्ड यूनिट्स थे उसके अंदर प्लस कर देंगे और टोटल यूनिट से डिवाइड करके हर परचेजेस के ऊपर आप एक एवरेज कॉस्ट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे देखिए. ओपनिंग आपके पास आगे कहता है परचेज 40 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2.50. तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 2.50 ये 100 हो गया. ये 340 यूनिट्स कितने हो गए 140. तो 140 यूनिट्स जो हैं आपके पास टोटल हैं और 340 उनकी कॉस्ट है. तो 340 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 140 से व्हाट आई गेट 2.428. ये एवरेज कॉस्ट आ गई. बहुत सिंपल है. और ये जो मैं बता रहा हूँ ये हर स्टेप्स पे आपको करना पड़ेगा. जब भी परचेजिंग होगी अब जो नई परचेज होगी उसकी कॉस्ट को 340 में प्लस करेंगे यूनिट्स को 140 में प्लस करेंगे और इसी तरीके से डिवाइड करके एवरेज कॉस्ट निकाल लेंगे. तो हर न्यू परचेजेस के ऊपर आप एवरेज कॉस्ट निकालेंगे. उसके बाद कहता है सोल्ड 60 यूनिट्स एट 3.50 पर यूनिट्स के 60 यूनिट्स उसने बेच दिए. तो हमारे पास 340 यूनिट्स थे 60 यूनिट्स उसने बेच दिए. तो बाकी क्या बचा वो एंडिंग इन्वेंट्री है 340 माइनस 60 280 यूनिट्स बचे. और एवरेज प्राइस हमारी कितनी है ये वाली है 2.428. ये आपके पास सॉरी 140 यूनिट्स थे आपके पास 140 यूनिट्स आपके पास थे. इसमें से 60 यूनिट्स जब बिके तो बचे कितने 140 माइनस 60 तो 80 यूनिट्स आपके पास बचे. और एवरेज प्राइस है मल्टीप्लाइड बाई 2.428. ये 199.24 आता है मेरे पास. और ये जो 24 है आपका 194.24. ये जो 80 यूनिट्स हैं इसको मल्टीप्लाइड किया आपने 2.428 से तो 194.24. 194.24 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये 194 ही बनेगा क्योंकि 0.24 से ऊपर का डिजिट होता तो मैं इसे राउंड ऑफ करके 195 लिख देता. ये 194 जो है ये देखते हैं यहाँ कहाँ दिया हुआ है ए चॉइस के अंदर दिया हुआ है. तो हमारी जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसकी जो राइट चॉइस बनती है 194 ए चॉइस बनती है. और लॉजिकली क्यों बनती है वो मैंने आपको समझाया. एवरेज कॉस्टिंग मेथड आपकी समझ आया होगा कि हर न्यू परचेजेस के ऊपर आपको एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है. ओपनिंग जो पड़ा हुआ था 100 था 40 प्लस किया 140 यूनिट्स आपके हो गए. इनकी जो कॉस्ट पर यूनिट दी हुई थी उससे मल्टीप्लाई करके टोटल हमने कॉस्ट निकाली 340 को 140 से डिवाइड किया. एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी $2.428 आ गई. आपके पास 140 यूनिट्स थे 60 आपने बेच दिए 80 यूनिट्स बाकी बचे. वही आपसे पूछ रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑन 8 जून 2017 के 8 जून को इन्वेंट्री क्या होगी. 7 जून को आपने माल बेच दिया. 8 जून को जो इन्वेंट्री आपके पास बाकी बची वो 80 यूनिट्स थे. एवरेज कॉस्ट से आपने मल्टीप्लाई करके निकाल लिया 194.24 राउंड ऑफ करके 194 जो ए चॉइस में दिया हुआ है.
क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, द फॉलोइंग बजटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर ए होटल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कि एक होटल है उसकी ये इंफॉर्मेशन दी हुई है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर फिक्स ओवरहेड, कि ये होटल को पता है कि इसके ये फिक्स ओवरहेड या खर्चे होने ही होने हैं, चाहे कोई भी गेस्ट नहीं आएगा ये खर्चे उसके होंगे, इसे फिक्स ओवरहेड कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट का मकसद है कि गेस्ट आएंगे तो ये खर्चा होगा, गेस्ट नहीं आएंगे तो ये खर्चा नहीं होगा। नंबर ऑफ गेस्ट जो है 2400 गेस्ट आर एक्सपेक्टेड, कि इतने गेस्ट जो है इस होटल में आएंगे और स्टे करेंगे। एवरेज गेस्ट स्टे, हर गेस्ट जो है वो 4 नाइट्स जो है वहाँ पर ठहरता है। तो 2400 गेस्ट हैं, हर गेस्ट आपका 4 नाइट्स ठहरेगा, तो मल्टीप्लाई करके आप देखें टोटल कितनी जो नाइट्स हैं उनकी बुकिंग होगी आपकी। तो 9600 नाइट्स जो हैं, टोटल नाइट्स आपकी 9600 हो गई। कहता है व्हाट इज़ द एवरेज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर गेस्ट नाइट। पर गेस्ट नाइट माने कि हर गेस्ट जो एक नाइट के अंदर रुकेगा उसके हिसाब से आप निकालें ओवरहेड का रेट। तो आपने टोटल नाइट्स आपके पास आ गई हैं, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड आपको दिया हुआ है 192,000। इस 192,000 को आप डिवाइड कर दें इस जो आपने टोटल नाइट्स, उनके पर नाइट के हिसाब से वो पूछ रहा है एब्जॉर्प्शन रेट, कि जब आप फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स के कॉस्ट, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो यहाँ नहीं होगा, लेकिन जो आपकी आप कॉस्टिंग कर रहे होंगे कि यार टोटल कॉस्ट कितनी लगी है आपकी जो गेस्ट ठहरे आके, तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का रेट जो आप अप्लाई करेंगे वो फिर कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए तरीका यही होता है कि टोटल ओवरहेड को उनके पर गेस्ट नाइट देखें पूछ रहा है, इसीलिए मैंने टोटल नाइट्स निकाली। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को इससे आप डिवाइड कर दें, 192,000 डिवाइडेड बाय 9600 टू गेट 20। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 20 आपके पास आ गया $20, और $20 आप देख रहे होंगे चॉइस ए के अंदर आपको दी हुई है। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रेट निकालते हैं हम बजटेड इंफॉर्मेशन की मदद से। रेट निकालने का तरीका बड़ा सिंपल होता है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऊपर रखें और जो बेसिस उसको दी हुई हो, जिस बेसिस से वो कहता है निकालें, उसको आप नीचे डिनोमिनेटर के अंदर रख दें और आपके पास रेट आ जाता है। हमारे वाले केस के अंदर उसने कहा था एब्जॉर्प्शन रेट पर गेस्ट नाइट, तो पर गेस्ट नाइट के लिए हमने जो नंबर ऑफ गेस्ट थे हमारे उनको हमने एवरेज गेस्ट स्टे की हर गेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है कि 4 नाइट्स ठहरेगा, तो टोटल गेस्ट को हमने टोटल नाइट्स जो जितने वो दिन उसको ठहरना था उससे मल्टीप्लाई किया। तो इसका मतलब है हमारे होटल की जो ऑक्यूपेंसी है वो इतनी नाइट्स रहेगी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 25 तक करा। इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्माइलिंग एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग A+ in your exam।